तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक व्यवसाय। इस प्राथमिक व्यवसाय को हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 41, यूनिट नंबर 54 और यूनिट नंबर 55 इन 3 यूनिट्स के द्वारा हम इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने सिलेबस में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें दे रखी है 41वीं यूनिट। यहाँ पे आ जाइए, देखिए 41वीं यूनिट के अंदर अपने को दे रखा है प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य, आदिम संग्रहण। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो 54वीं यूनिट है इसके अंदर कृषि के प्रकार, निर्वहन व व्यापारिक कृषि, आर्द्र व शुष्क, गहन व विस्तृण कृषि, जैविक उद्यानिकी, फिर मुख्य फसलें जिसमें गेहूं, कपास, चावल, गन्ना, चाय इत्यादि है। इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी के बुक से। तो आरबीएससी की बुक का 8वां और 18वां चैप्टर और एनसीईआरटी का बुक का 3रा, 4था और 3रा चैप्टर। ठीक है, तो इससे हम इसको करने वाले हैं। ओके, तो कुल मिला के हमें 41वीं, 54वीं और 55वीं यूनिट करनी है आरबीएससी के 8वें 18वें चैप्टर से और एनसीईआरटी के 3रे और 4थे चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राथमिक व्यवसाय। स्टार्ट करते हैं प्राथमिक व्यवसाय। देखो, प्राथमिक व्यवसाय क्या है? प्राथमिक व्यवसाय वे गतिविधियां हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग या निष्कर्षण शामिल होता है, जैसे कृषि, खनन, पशुपालन, शिकार, भोजन संग्रहण। ठीक है, और 5 प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय, एक है आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, कृषि, खनन। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो ये प्राथमिक व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो प्राथमिक व्यवसाय है उसका नाम है आखेट। दूसरा है भोजन संग्रहण, यानी कि भोजन को इकट्ठा करना, तो आखेट, भोजन संग्रहण। तीसरे का नाम है मत्स्यन यानी मछलियों को पकड़ना। चौथा है पशुचारण। पांचवा है इसके अंदर कृषि। उसके बाद में जो अगला है उसका नाम है खनन। तो ये 5 प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला प्राथमिक व्यवसाय जिसका नाम है आखेट। आखेट सबसे प्राचीनतम उद्यम है। ठीक है, आखेट है जो सबसे प्राचीनतम उद्यम है, यानी कि जब मानव के पास कुछ भी नहीं था तो वो कैसे अपना भोजन प्राप्त करता था? तो जानवरों का शिकार करके। फिर वो क्या करता था? फिर उसके अलावा जहाँ पे भी कोई चीज़ मिल गई, जैसे फल फूल, उनको इकट्ठा कर लिया, उनको खा लिया। इन चीज़ों से वो अपना पेट भरता था। तो इस प्रकार जो आखेट और भोजन संग्रहण है ये प्राचीनतम उद्यम है। आखेट और भोजन संग्रहण दोनों को प्राचीनतम उद्यम अपने कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के अंदर क्या बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती थी? तो जी नहीं, बहुत ही कम पूंजी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कम पूंजी की आवश्यकता होती थी। और क्या बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी? तो नहीं, तो इसके अंदर बहुत कम व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती थी, मतलब बहुत कम व्यक्ति इसके अंदर लगते थे। ठीक है, तो आखेट और भोजन संग्रहण प्राचीनतम उद्यम है और कम पूंजी और कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। तीसरा है मत्स्यन तो आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत हो गया मछलियों को पकड़ना, उनसे जो प्राप्त उत्पाद है उनका उपभोग करना। सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पे मिलती है? गर्म और ठंडी जलधाराओं के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती थी। ठीक है, और पकड़ी जाती है। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो मत्स्यन। तो पहला हमने देखा आखेट प्राचीनतम उद्यम है, भोजन संग्रहण भी प्राचीनतम उद्यम है, इन दोनों में कम पूंजी, कम व्यक्तियों की आवश्यकता। फिर है मत्स्यन, तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे मछलियाँ सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है। अगला है पशुचारण। पशुचारण 2 प्रकार का। सबसे पहले पशुचारण मतलब पशुओं को चराना। पशु क्या चरेंगे? सबसे पहले पशु चरेंगे घास। तो ये घास के मैदानों में चरेंगे पशु। तो ये 2 प्रकार के घास के मैदान हैं। एक तो जो घास के मैदान हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और एक है उनका नाम है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, एक का नाम है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो नाम हम देख लेते हैं, इनको क्या क्या नाम कहा जाता है। जैसे इन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सूडान में सवाना कहा जाता है। ब्राज़ील में कंपाज कहा जाता है।
ठीक है। फिर इसके बाद इसको अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है, अफ्रीका के अंदर पार्कलैंड कहा जाता है। उसके अलावा इसको अपने जो वेनेजुएला है, इस वेनेजुएला के अंतर्गत लानोस कहते हैं, वेनेजुएला के अंदर लानोस कहते हैं। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सूडान में सवाना, ब्राज़ील में कंपास, अफ्रीका में पार्कलैंड और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। वैसे ही इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के भी कुछ नाम हैं। तो क्या क्या नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को? यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज कहेंगे, उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज कहेंगे। अर्जेंटीना के अंदर ये पंपास कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इसे कंपास कह रहे थे, ब्राज़ील में कंपाज कह रहे थे और इधर अर्जेंटीना में पंपास कहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में अर्जेंटीना में पंपास कह दिए तो ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहेंगे, ठीक है, डाउन्स कहेंगे। तो देखो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये जो पशुचारण है, यहाँ पे पशु कहाँ पे चरेंगे? तो भाई पशु घास चरेंगे, घास के मैदानों में चरेंगे। तो ये जो घास के मैदान है इनको दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय वाले ये रहे। इसमें सूडान में इन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपास, अफ्रीका में पार्कलैंड, वेनेजुएला में लानोस। वैसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। और ये जो पशुचारण है दो प्रकार का होता है, एक तो है चलवासी पशुचारण और एक है वाणिज्य पशुधन पालन। एक तो है चलवासी पशुचारण और एक है वाणिज्य पशुधन पालन। तो जो चलवासी पशुचारण है इसका मतलब क्या हुआ भाई? कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो है ना चलवासी पशुचारण ये प्राचीन ढंग से होगा। मतलब इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी? तो नहीं, बहुत कम पूंजी की आवश्यकता कम होगी, व्यक्तियों की आवश्यकता कम होगी, लेकिन श्रम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और चलवासी पशुचारण में कम पूंजी की आवश्यकता है, प्राचीन ढंग से होगा। और जो ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियाँ हैं वो करती है, जैसे भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया ये वाली जनजातियाँ इन चलवासी पशुचारण को करती है। ठीक है। वैसे यह वाणिज्य पशुधन पालन, तो वाणिज्य पशुधन पालन का मतलब हुआ यहाँ पे अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, मतलब अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी कि पूंजी यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा एकदम वैज्ञानिक ढंग से, वो तो प्राचीन ढंग से कर रहे थे और ये वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। ठीक है। वैज्ञानिक ढंग से पशुओं को पालेंगे। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि जो चलवासी पशुचारण है ये प्राचीन ढंग से होगा और जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये वैज्ञानिक ढंग से होगा। ठीक है। तो ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियाँ चलवासी पशुचारण करेगी और स्थायी रूप से जो वैज्ञानिक ढंग से होगा उसे हम वाणिज्य पशुधन पालन कहेंगे। तो पशुचारण दो प्रकार का, चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन। और घास के मैदान भी दो प्रकार के, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हमने देख लिया अभी तक प्राथमिक व्यवसाय, जिसके अंदर आखेट था, फिर भोजन संग्रहण, फिर मत्स्यायन, फिर पशुचारण। अब है कृषि और खनन। तो हम आगे बढ़ते हैं एक बार। आखेट व भोजन संग्रहण विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है। आखेट मानव की सबसे प्रारंभिक आय का स्रोत था। फिर है इसमें सामूहिक गतिविधियाँ, सामूहिक कार्य होते थे, यानी जो शिकार है वो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर यानी समुदाय के सहयोग से शिकार किया जाता था। फिर उपकरण व तकनीक, यानी कि पत्थर के बर्तन थे, तीर कमान, आग का उपयोग, भेड़िए जैसे जानवरों का उपयोग करते थे और इनसे शिकार करते थे। और जो जड़ी बूटियाँ होती थी और जो फल मूल होते थे इनको संग्रहित करते थे। तो जड़ी बूटियाँ और जो फल मूल है इनको संग्रहित करते थे और भेड़िए जैसे जानवरों, तीर कमान, आग का प्रयोग, इनसे शिकार करते थे। ठीक है। सबसे जो आधार है इस पूरे व्यवसायों का वो है आखेट। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है पशुचारण। तो पशुचारण एक तो चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण यानी कि पशुधन को चारे और पानी की खोज में लगातार स्थानांतरित करना। इसके मुख्य विशेषताएं, चरवाहों का एक ही स्थान पर निवास नहीं होता, अलग अलग जगहों को ये घूमते रहते हैं, मौसम के अनुसार घूमते रहते हैं। पशुधन में गाय, भैंस, ऊँट, घोड़े सब कुछ शामिल होता है और आदिम और पारंपरिक प्रयोग से किया जाता है। विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के चरवाहे। राजस्थान में तो आज भी हम अपने आसपास देख ही लेते हैं ऐसे लोग।
और वाणिज्य पशुधन पालन में है पशुधन को व्यावसायिक दृष्टि से पालना और उनसे उत्पादन करना। पशुधन को एक ही स्थान पर रखा जाता है, वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, उच्च उत्पादकता और लाभ के लिए विशेष प्रजातियां रखी जाती है, बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, दूध, ऊन, चमड़ा आदि का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस तो ये भी हो गया कि ये जो चलवासी पशुचारण है ये सिर्फ जीवन जीने के लिए, भाई हम अपना टाइम पास कैसे कर लें उसके लिए है, और वाणिज्य पशुधन पालन है इससे ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं इसके लिए वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। जैसे ये है कृषि। कृषि के काफ़ी सारे प्रकार दे रखे हैं, तो अब अपने कृषि बच गया और खनन बच गया। तो अब अपने देखते हैं कृषि। पहली प्रकार की जो कृषि है उसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, तो निर्वाह कृषि को हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो, ये जो निर्वाह कृषि है ये दो भागों में बंटी है, इसमें से एक का नाम है आदिम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि दो प्रकार की, एक तो आदिम निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि दो प्रकार में, आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह। जो आदिम निर्वाह है ये फिर आगे दो भागों में बंटी है, और ये जो गहन निर्वाह है ये भी दो भागों में बंटी है। तो जो आदिम निर्वाह कृषि है इसे अपने एक प्रकार है इसका स्थानांतरित कृषि और एक है स्थायी कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि जो है वो स्थानांतरित और स्थायी कृषि दो प्रकारों में बंटी है, और जो गेहूं प्रधान और चावल प्रधान है वो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आएंगे। यानी कि गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल और गेहूं प्रधान कृषियां शामिल है। तो निर्वाह कृषि दो प्रकार में बंटी है, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अब जो आदिम निर्वाह कृषि है ये भी दो प्रकार में, और गहन निर्वाह कृषि है ये भी आगे दो पार्ट में बंटी है। तो आदिम निर्वाह स्थानांतरित और स्थायी के रूप में, गहन निर्वाह चावल और गेहूं के रूप में। तो ये जो स्थानांतरित कृषि है इसके बहुत सारे नाम हैं, अपने को बहुत सारे नाम याद करने, और पिछली बार इससे क्वेश्चन भी आया है। कर्तन व दहन कृषि भी कहते थे, कर्तन व दहन कृषि भी इसे नाम दे दिया जाता था। इसके अलावा इसे श्लेष व बर्ण कृषि भी नाम दे दिया जाता है, श्लेष व बर्ण। ये इतने सारे स्थानांतरित कृषि के नाम हैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसे इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लादांग कहते थे। इसको क्या कहते थे? लादांग कहते थे। ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया में लादांग कहते थे। अमेरिका व मैक्सिको में मिल्पा कहते थे, या कहते हैं, इसको मिल्पा कहते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में लादांग, मैक्सिको में मिल्पा। उसके अलावा जो अपने वियतनाम है इसके अंदर इसको रे कहते हैं, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ये तो हुई विश्व के स्तर पे इसे इंडोनेशिया मलेशिया में लादांग कहेंगे, मैक्सिको अमेरिका में मिल्पा कहेंगे, वियतनाम में रे कहेंगे। और अब आ जाए हैं भारत के राज्यों में। तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनके अंदर इसको क्या कहेंगे? उनके अंदर इसको झूमिंग कृषि कहेंगे, जो आपने लगभग लोगों ने नाम सुना होगा। तो झूमिंग कृषि इसको अंतर्गत कहेंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर इसे बेवर कहेंगे। ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश में पोदू कहेंगे। उसके बाद में इसे केरल में पोनम कहेंगे। ये सारे इस स्थानांतरित कृषि के ही नाम हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। केरल के अंदर पोनम कहेंगे। फिर जो पश्चिमी घाट है भारत का पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय वाले क्षेत्र में इसे खील कहते हैं। तो ये इतने सारे जो नाम है ये सारे के सारे नाम हैं अपने स्थानांतरित कृषि के। तो स्थानांतरित कृषि को क्या क्या कहेंगे? कर्तन व दहन कृषि कहेंगे, श्लेष व बर्ण कहेंगे, इंडोनेशिया और मलेशिया में लादांग कहेंगे, मैक्सिको में मिल्पा कहेंगे, वियतनाम में रे कहेंगे, पूर्वी राज्य भारत के जो है उनके अंदर झूमिंग कहेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेवर, आंध्र प्रदेश में पोदू, केरल में पोनम, पश्चिमी घाट में कुमारी, हिमालय में इसको खील के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी स्थानांतरित कृषि, इसके इतने सारे नाम थे। और हाँ, इससे जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। तो अपने इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था पिछली बार लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इंडोनेशिया में लादांग दे रखा था उसके आगे, फिर मैक्सिको के आगे मिल्पा दे रखा था, ब्राज़ील के आगे रोका दे रखा था, और वियतनाम में कोकोआ दे रखा था। और हमें ये पहचानना था कि कौन सा इसमें गलत है। तो अभी अपने जो जितने भी नाम पड़े इसमें देख लो।
इंडोनेशिया में लादांग कह दिया, मेक्सिको में मिल्पा कह दिया, वियतनाम में रे कह दिया। अब हमें यहाँ पे कहीं पे भी ब्राज़ील का जिक्र नहीं आया है, तो ब्राज़ील का इन्होंने उत्तर सही दे रखा है। ब्राज़ील, इस क्वेश्चन का आंसर था वियतनाम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार। फिर अगला है कि जब स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हुआ। स्थानांतरित कृषि का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाके घूम के ये सारी कृषि करना। फिर जब ये मानव ने समझा कि भाई हम एक जगह पर स्थायी रह के भी ये कृषि कर सकते हैं, तो उसे अपने स्थायी कृषि नाम दे दिया गया। तो जब स्थानांतरित कृषि के लोग ही स्थायी कृषि करने लगे तो इसे स्थायी कृषि नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर निर्वाह कृषि के 2 प्रकार थे। अब अपने आ जाओ चावल और गेहूं पे। तो चावल गेहूं, इसके अंतर्गत क्या होगा। चावल प्रधान जो कृषि होगी 100 सेंटीमीटर प्लस वर्षा चाहिए, और गेहूं प्रधान में 100 सेंटीमीटर से थोड़ी कम वर्षा भी चल जाएगी। इसके अंदर चावल मुख्य फसल है और गेहूं वाले के अंदर गेहूं मुख्य फसल है। तो कृषि, निर्वाह कृषि, ये इतने सारे, सिर्फ एक प्रकार की कृषि थी जिसका नाम था निर्वाह कृषि। अब अपने चलते हैं आगे। निर्वाह कृषि के बाद में जो अगली कृषि है उसका नाम है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत में क्या होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मतलब, एक बार पहले इस पे आओ। ये देखो, ये जो गहन निर्वाह कृषि है इसके अंतर कुल मिला के अपने को वही है कि जीवन जीने के लिए गहन निर्वाह कृषि करते हैं, मतलब अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कृषि करते हैं, इसलिए इसको जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यानी इसका मतलब हुआ कि बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ये कुल मिला के व्यापार करने के लिए ये जो कृषि है ये की जाती है, मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा लें उस हिसाब से ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, इसके अलावा मशीनों की आवश्यकता होगी, मशीनीकृत कृषि है, और ये कुल मिला के व्यापार की दृष्टि से की जाती है। और गेहूं इसके अंदर मुख्य फसल है। गेहूं मुख्य फसल क्यों है, क्योंकि अब गेहूं ही है जो पूरे वर्ल्ड में आपको आप बेच सकते हैं। तो गेहूं हर जगह के लोग खाते हैं, तो इसमें गेहूं है वो प्रमुख फसल गिनी जाएगी। तो फिर तीसरी जो कृषि है उसका नाम है रोपण कृषि। तीसरी का नाम है रोपण कृषि। रोपण या इसे बागाती कृषि भी नाम कहते देते हैं, इसे नाम बागाती कृषि भी दिया जाता है, रोपण या बागाती कृषि। इस कृषि की शुरुआत है वो औपनिवेशिक काल में हुई थी। औपनिवेशिक काल यानी जो ब्रिटेन वालों ने हम पे राज किया था, तो उस टाइम पे इसमें इस कृषि की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कुछ भी चीज़ थी वो अपने पास, वो उन्होंने लाके यहाँ पे रोपण कर दिया उसका, तो ये रोपण कृषि थी। इसके अंतर्गत आपको पता है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है। तो रोपण कृषि उपनिवेशों द्वारा स्टार्टिंग हुई थी, इसे बागाती कृषि भी कहते हैं। फिर अगली जो कृषि है उसका नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है उसके अंदर पशुपालन और जो खेती है, इसके अंदर पशुपालन भी किया जाता है और खेती भी की जाती है। तो दोनों काम जब साथ किए जाएंगे तो उसे हम मिश्रित कृषि कहेंगे। ठीक है, फिर अगली जो कृषि है उसका नाम है डेयरी या दुग्ध कृषि। डेयरी या दुग्ध कृषि। फिर डेयरी या दुग्ध कृषि का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे अपने जो भी पशु वगैरह है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो पशुपालन है और खेती है वो दोनों काम साथ किए जाएंगे। तो डेयरी के अंदर क्या होगा, जितने भी दुधारू पशु होंगे उनको पालने का काम इसके अंतर्गत किया जाएगा। फिर उनसे उत्पाद जितना भी मिलेगा वो सारा बेच देंगे और उससे पैसे कमाएंगे। तो ये थी डेयरी कृषि। उसके बाद जो अगली कृषि है उसका नाम क्या आएगा, उसका नाम आएगा कि उद्यान कृषि। उद्यान कृषि मतलब काफ़ी सारे आपने पेड़ पौधे, फल वगैरह ये सब कुछ लगा दिए, तो ये थी उद्यान कृषि। तो उद्यान कृषि में कुल मिला के यही बातें हैं। और इसके अंदर बस एक बात याद रखना कि नीदरलैंड जो एक देश है, इसके अंदर एक पुष्प होता है, एक पौधा होता है, एक पुष्प होता है, एक फूल होता है, उसका नाम है ट्यूलिप। ये देख लेना, मेरा थोड़ा ये ऐसा है। तो ट्यूलिप जो पौधा या पुष्प है वो पूरे यूरोप में भेजा जाता है। तो ट्यूलिप जो पुष्प है वो पूरे यूरोप में भेजा जाता है नीदरलैंड से। तो ये ट्यूलिप की कृषि करते हैं। तो इस प्रकार से उद्यान कृषि हुई। फलों फूलों की जो कृषि है वो उद्यान कृषि के अंतर्गत सम्मिलित होगी। इसके अलावा 2 और कृषियाँ बच गई। एक तो है सामूहिक कृषि, एक तो हो जाएगी सामूहिक कृषि, और एक हो जाएगी सहकारी कृषि। ठीक है, तो सामूहिक कृषि का मतलब हुआ ये जो USSR यानी कि सोवियत जो संघ था, जो पहले का
अब का जो रूस है वो पहले सोवियत संघ कहलाता था, उसके अंदर काफ़ी सारे देश सम्मिलित थे। उसमें सामूहिक कृषि स्टार्ट हुई थी। सामूहिक कृषि मतलब सब इकट्ठे मिल जाओ, कोई खेत वेत किसी का नहीं है, सब कुछ सरकार का है, आपको सिर्फ कृषि करनी है, वो थी सामूहिक कृषि। उससे वहाँ पे कोल खवोज नाम दिया गया था, कोल खवोज नाम इसमें दिया गया था। फिर थी सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि के अंतर्गत क्या शामिल होगा? इस सहकारी कृषि के अंतर्गत शामिल होगा कि सरकार भी होगी और निजी व्यक्ति भी होंगे, तो सब साथ मिलकर जब काम करेंगे तो उसको अपने कहेंगे सहकारी कृषि। जबकि सामूहिक कृषि में तो सब कुछ ही सरकार का है और सहकारी कृषि में कुछ सरकार का कुछ निजी व्यक्तियों का। इस प्रकार से जो कृषि की जाएगी उसे सहकारी कृषि की जाएगी। और इसे डेनमार्क देश जो है उसको सर्वाधिक सफलता इस सहकारी कृषि में मिली थी। तो अब अपने सारी की सारी कृषियाँ पढ़ चुके हैं। देखते तो निर्वाह कृषि, उसके दो प्रकार थे। उसके बाद में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, फिर रोपण कृषि, फिर मिश्रित कृषि, फिर डेयरी कृषि, फिर उद्यान कृषि, इसके अंदर फल फूल सब्जी इनकी जो कृषियाँ होती थी वो उद्यान कृषि के अंतर्गत सम्मिलित है। फिर है सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि। ठीक है, तो अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी कि जंगलों को साफ करके स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। कर्तन या दहन कृषि भी इसे कहते हैं। फिर है जीवन निर्वाह कृषि, परिवार की ज़रूरतों के लिए जो गहन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। व्यक्तिगत खेतों पे की जाती है। पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपने जो हल है वो प्रयोग किया जाता था थोड़े टाइम पहले, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं। ठीक है, फिर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन करते हैं। गेहूं प्रमुख फसल है, विस्तृत क्षेत्रों पे की जाती है। आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है और निर्यात के लिए उत्पादन होता है, यानी कुल मिला के व्यापार करने की दृष्टि से इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को किया जाता है। फिर है रोपण कृषि, तो ये एक प्रकार के फसलों की खेती है जिसमें चाय, रबर, कॉफ़ी, कपास ये सारी चीज़ें हैं और विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। और जो औपनिवेशिक काल के जो लोग थे जिन्होंने अलग अलग जगह अंग्रेजों वगैरह ने अलग अलग जगह जो अपने उपनिवेश स्टार्ट किए थे उसके अंदर ये कृषि की जाती है। फिर है डेयरी कृषि, तो दुग्ध उत्पादन पर केंद्रित है। गायों और भैंसों का पालन किया जाता है। आधुनिक फार्म है, उच्च उत्पादकता पर ध्यान दिया जाता है। फिर है मिश्रित कृषि जिसमें पशु और फसल दोनों का यानी पशुपालन और फसल दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत हो जाएगी, वो मिश्रित कृषि। और जिसके अंदर सिर्फ दुधारू पशु आएंगे वो डेयरी कृषि। फिर है ट्रक कृषि, यानी कि कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपकी सब्जी है उसको बीज लो और उसके बाद में ट्रकों में भरकर उसे शहरों में भेज दो, तो ये है ट्रक कृषि। कुछ अन्य भी प्रकार है जैसे उद्यान कृषि, जैसे सहकारी कृषि, जैसे सामूहिक कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। हाँ, ये जो भूमध्य सागरीय कृषि है खट्टे फलों के लिए जानी जाती है और ये पिछली बार अपने क्वेश्चन आया था। तो अपने आगे चलते हैं। अब है खनन। खनन में कुछ नहीं करना, सिर्फ दो प्रकार है खनन के। खनन का मतलब जो भी अपने अंदर खनिज है धरती के अंदर उसको निकालना, वो है खनन। खनन दो प्रकार का, एक तो धरातलीय खनन और एक कूपकी खनन। इस धरातलीय खनन को विवरित खनन भी कहते हैं। धरातलीय खनन को विवरित खनन भी कहते हैं और जो कूपकी खनन है इसको भूमिगत खनन भी कहते हैं। धरातलीय खनन यानी जो ऊपर से जितनी भी ऊपरी चीज़ होगी उसको उपयोग में लेना और जो कूपकी खनन है उसके अंतर्गत गहराई से चीज़ों को निकालना। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें थी। ओके, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम अपने भारतीय कृषि के प्रकार वगैरह जो भी है वो चीज़ें करने वाले हैं, जिसके अंदर मुख्य फसलें करने वाले हैं। ठीक है, और इस प्राथमिक व्यवसाय से अपने टोटल 5 क्वेश्चन आए थे और PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।